सोचिए, एक ऐसे खेल के मैदान में उतरना है जहां दांव पर पूरा करियर लगा है, लेकिन अ, उस खेल के नियम ही नहीं पता। हम्म। और अगर नियम ही नहीं मालूम तो मैदान में चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, जीत हासिल करना लगभग असंभव ही है। एग्जैक्टली exactly. और सिविल सेवा परीक्षाओं यानी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए ये अल्टीमेट रूल बुक है, भारत का संविधान। तो पॉलिटी विद पीवाईक्यू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसे मिस्टर हिमांशु सर ने बनाया है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी बुनियादी दस्तावेज की परतें खोलने जा रहे हैं। आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। हाँ, रट्टा नहीं मारना है। सही बात है। हमें ये समझना है कि संविधान असल में काम कैसे करता है। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारी कंपास, हमारा इकलौता प्रामाणिक स्रोत है एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक का 8वां संस्करण, जिसे मतलब एस्पिरेंट्स की गीता भी कहा जाता है। बिल्कुल। ये रूल बुक वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। जो भी लोग सिविल सेवाओं की इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें बहुत जल्दी ये समझ आ जाता है कि पॉलिटी इस परीक्षा के 4 सबसे अहम स्तंभों में से एक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और पॉलिटी। हाँ। और हर साल प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 प्रश्न सीधे तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रश्न अक्सर सूखे नंबर होते हैं। सूखे नंबर मतलब श्योर शॉर्ट मार्क्स। हाँ, शॉर्ट। अगर बुनियादी कॉन्सेप्ट्स और उनके पीछे का तर्क एक बार दिमाग में बैठ जाए तो परीक्षा के दबाव में भी ये सवाल गलत नहीं होते। और इन्हीं सूखे नंबरों को पक्का करने के लिए आज हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। हमारा विषय है संविधान क्या है, इसके अर्थ और इसके स्रोत। तो चलिए लक्ष्मीकांत के पन्नों में गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन तकनीकी रूप से है क्या? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के ऐतिहासिक और भाषाई जड़ें तलाशें तो ये लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूएरे से निकल कर आया है। कॉन्स्टिट्यूएरे। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ होता है स्थापित करना या टू एस्टैब्लिश। किसी भी देश के संदर्भ में ये उस देश का बुनियादी कानून मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है। अच्छा। ये एक ऐसा सर्वोपरि दस्तावेज है जो सबसे पहले ये तय करता है कि सरकार का ढांचा कैसा होगा। ढांचे से? हमारा मतलब है कि सरकार काम कैसे करेगी, क्योंकि कोई एक इंसान तो पूरा देश नहीं चला सकता, इसलिए इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है ना? बिल्कुल। मुख्य रूप से इस ढांचे के 3 अंग होते हैं। पहली है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है देश के लिए कानून बनाना। जैसे हमारी संसद। हाँ, हमारी संसद। दूसरी है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन बनाए गए कानूनों को जमीन पर लागू करती है। जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री और तमाम अधिकारी आते हैं। एकदम सही। और तीसरी है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो ये देखती है कि कानून सही है या नहीं और उनका पालन हो रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। हाँ। अब संविधान न सिर्फ इन तीनों अंगों को बनाता है, बल्कि इनके बीच शक्तियों की एक साफ लकीर खींचता है, ताकि कोई भी एक अंग दूसरे के काम में दखल न दे। सेपरेशन ऑफ पावर्स। बिल्कुल। इसके साथ ही ये दस्तावेज सरकार और आम नागरिकों के बीच का रिश्ता भी तय करता है। ये बताता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी विरोधाभासी लग रही है। अक्सर ये माना जाता है कि सरकार ही देश की सर्वे सर्वा है। संसद में बैठकर सरकार कानून बनाती है, फैसले लेती है। तो अगर किसी सरकार के पास भारी बहुमत हो तो क्या वो इस रूल बुक को अपनी मर्जी से पूरी तरह बदल नहीं सकती? एक एनालॉजी से पूछूं तो देश रूपी वाहन में संविधान की भूमिका क्या है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये वो इंजन है जो सरकार को ताकत देकर देश को चलाता है, या फिर ये वो ब्रेक है जो सरकार को मनमानी करने से रोकता है? ये सवाल बहुत ही गहरी समझ की मांग करता है। लक्ष्मीकांत की पुस्तक में कई नामचीन राजनीतिक विचारकों का हवाला दिया गया है जो इसी भ्रम को दूर करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि संविधान सिर्फ एक इंजन नहीं है जो सरकार को ताकत दे। इसका सबसे अहम काम है मजबूत ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाना? हाँ, यानी संविधान का मुख्य उद्देश्य ही सरकार की शक्तियों को सीमित करना है। लिमिट करना है। सरकार की शक्तियों को सीमित करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि संविधान सरकार को ताकतवर बनाता है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये उसकी ताकत कम करता है।
इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। इससे इस तरह से देखिए, हाँ, अगर किसी भी सरकार या नेता के पास असीमित शक्तियां आ जाएं जिस पर कोई रोक टोक ना हो, तो नतीजा क्या होगा? डिक्टेटरशिप आ जाएगी। बिल्कुल, वो सरकार मनमाना शासन यानी आर्बिट्ररी रूल करने लगेगी। जो मन में आया वो कानून बना दिया। फिर तो वही बात हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या पूरी तरह से जंगल राज। अरे बाप रे। हाँ, संविधान इसी जंगल राज के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। ये सुनिश्चित करता है कि देश रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन से चले। देश किसी व्यक्ति विशेष की सनक से नहीं, बल्कि तय नियमों से चलना चाहिए। एग्जैक्टली। जब सरकार की ताकत पर संविधान की लगाम होती है, केवल और केवल तभी नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह पाती है। इसलिए संविधान इंजन और ब्रेक का एक बेहद नाजुक और जरूरी संतुलन है। ये इंजन और ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब है कि संविधान एक तरह की गारंटी है कि चाहे कोई भी सत्ता में आए, वो अपनी हदें पार नहीं कर सकता। सही बात है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये दस्तावेज क्यों इतना जरूरी है, तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। भारतीय संविधान के बारे में एक तथ्य जो हर जगह पढ़ने को मिलता है, वो ये है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल, और इसके लंबे होने के पीछे बहुत ही ठोस कारण है। जब 1949 में हमारा संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थी। और आज के समय में? आज के समय में कई संशोधनों के बाद ये गिनती लगभग 470 अनुच्छेदों, 25 भागों और 12 अनुसूचियों तक पहुंच चुकी है। बाप रे, इतने विशाल दस्तावेज! हाँ, इतना विशाल दस्तावेज इसलिए बन गया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ केंद्र सरकार के लिए नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी उसी एक किताब में सारे नियम लिख दिए। अच्छा, अमेरिका की तरह राज्यों का अलग संविधान नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता इतनी ज्यादा है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र की चिंताओं को लिखित रूप में सुरक्षित करना जरूरी था। और यही विशाल नियम पुस्तिका हमारे देश में एक दोहरी शासन प्रणाली स्थापित करती है। डुअल पॉलिटी। हाँ, एक सरकार दिल्ली में यानी केंद्र में और बाकी राज्यों में। लेकिन लक्ष्मीकांत की किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है कि इस बंटवारे के बावजूद हमारा झुकाव एक मजबूत केंद्र की ओर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर। बिल्कुल। चलिए, संविधान की इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए इसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में छिपे कुछ बहुत ही भारी भरकम शब्दों को डिकोड करते हैं। प्रस्तावना, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा या उसका आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है, उसमें 5 ऐसे शब्द हैं जो भारत की पूरी राजनीतिक प्रकृति को बयान कर देते हैं। वो 5 शब्द कौन से हैं? ये शब्द है संप्रभु यानी सॉवरन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक और गणराज्य यानी रिपब्लिक। इन शब्दों को थोड़ा खोल कर देखते हैं। संप्रभु या सॉवरेन होने का सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। चाहे वो देश के अंदर का मामला हो या विदेशी नीति का, कोई भी बाहरी देश या ताकत भारत को आदेश नहीं दे सकती। बिल्कुल सही। और इसके बाद आते हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। अच्छा, तो ये कब आए? इन्हें 1976 में 42nd संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ समाजवादी का अर्थ किसी कट्टर कम्युनिस्ट विचारधारा से नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहाँ गरीबी और असमानता दूर करने की बात है। हाँ, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा देगा। और आखिरी 2 शब्द हैं लोकतांत्रिक और गणराज्य। लोकतांत्रिक तो हम सब जानते हैं कि जनता अपने वोट से सरकार चुनती है। बिल्कुल। लेकिन ये गणराज्य शब्द बड़ा दिलचस्प है। लोकतंत्र तो ब्रिटेन में भी है, लेकिन वो गणराज्य नहीं है। यही सबसे बड़ा फर्क है। गणराज्य का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है, हमारे मामले में राष्ट्रपति, हाँ, वो चुनाव के जरिए उस कुर्सी पर बैठेगा, न किसी राजा रानी के खानदान में पैदा होने की वजह से। भारत में एक आम नागरिक भी राष्ट्रपति बन सकता है। यही गणराज्य होने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अरे वाह! इन प्रस्तावना के शब्दों के साथ साथ कुछ प्रमुख अनुच्छेद ऐसे हैं जो हर वक्त हमारी चर्चाओं में रहते हैं। जैसे अनुच्छेद 1। हाँ, जो साफ कहता है
भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल। इसके बाद अनुच्छेद 14 है, जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून की नजर में अमीर गरीब सब बराबर हैं। हाँ, और फिर आता है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लगातार विकसित हो रहा है। हाल ही के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी जजमेंट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी कोई अलग से दी गई सुविधा नहीं है, अच्छा, बल्कि ये अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का ही एक अभिन्न हिस्सा है। किसी की निजता भंग करना असल में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने के बराबर है। यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा जो अक्सर एस्पिरेंट्स को भी कंफ्यूज करता है। अभी हमने अनुच्छेद 1 का जिक्र किया, जिसमें भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। अगर भारत में इतने सारे राज्य हैं, उनके पास अपनी सरकारें हैं और शक्तियों का बंटवारा भी है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अमेरिका भी तो एक फेडरेशन है, फिर हम क्यों नहीं? ये कंफ्यूजन बहुत आम है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसका बहुत ही शानदार और तार्किक जवाब दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने स्पष्ट किया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। अमेरिका का जो फेडरेशन है वो अलग अलग स्वतंत्र राज्यों के बीच हुए एक अग्रीमेंट या समझौते का नतीजा है। वे राज्य अपनी मर्जी से साथ आए थे। मतलब कल को अगर कोई अमेरिकी राज्य चाहे तो वो उस समझौते से बाहर भी निकल सकता है? तकनीकी रूप से वहां भी आसान नहीं है, लेकिन भारत के मामले में अंबेडकर जी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। देश पहले से एक था, प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे राज्यों में बांटा गया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। एग्जैक्टली। इसलिए भारत के किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने यानी सिसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। देश अविनाशी है। इसीलिए फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द चुना गया, जो अखंडता को दर्शाता है। बिल्कुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अब तक हमने ये देखा कि संविधान क्या है और इसकी रूपरेखा कैसी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो जहन में आता है। क्या सवाल? क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सारे बेहतरीन नियम खुद ही एक बंद कमरे में बैठकर इजाद कर लिए थे? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये दुनिया भर के बेहतरीन अनुभवों का एक निचोड़ है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का बहुत ही गहन अध्ययन किया। जो कुछ भी भारतीय समाज और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त लगा, उसे हमने बिना किसी झिझक के अपना लिया। मुझे तो ये एक परफेक्ट भारतीय थाली की तरह लगता है। वो कैसे? मतलब जहां अलग अलग कटोरियों में दुनिया भर के स्वाद हैं, कहीं की दाल, कहीं की सब्जी, लेकिन जब वे एक बड़ी थाली में एक साथ मिलते हैं और उसमें भारतीय तड़का लगता है, तो वो पूरी तरह से एक शुद्ध भारतीय अनुभव बन जाता है। वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि भारत के ही ऐतिहासिक अनुभवों से आया है। भारत सरकार अधिनियम 1935। एग्जैक्टली। हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ, ये सब मुख्य रूप से 1935 के अधिनियम की ही देन है। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, हमने उनसे आजादी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, फिर भी जब अपना संविधान बनाने की बारी आई तो हमने उनके ही बनाए 1935 के अधिनियम को अपना आधार बना लिया। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान से भी हमने संसदीय शासन प्रणाली और कानून का शासन उठा लिया। ऐसा क्यों? क्या एक तरह की मानसिक गुलामी नहीं थी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है जो उस समय संविधान सभा में भी उठा था। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका कारण मानसिक गुलामी नहीं बल्कि प्रशासनिक समझ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फेमिलियरिटी थी। भारत के लोग और नेता दशकों से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के काम करने के तरीके को देख रहे थे और समझ रहे थे। फैमिलियर हो चुके थे उस सिस्टम से। बिल्कुल। रातों रात अगर हम अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते तो एक नए और गरीब देश में बहुत बड़ी प्रशासनिक उथल-पुथल मच जाती। हाँ, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। हमने वो सिस्टम चुना जिसके हम अभ्यस्त हो चुके थे। बस उसमें से अंग्रेजों का राज हटाकर जनता का राज स्थापित कर दिया। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच थी।
चलिए बाकी स्रोतों की बात करते हैं। अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया? अमेरिका से हमने वो अधिकार लिए जो एक नागरिक को राज्य की ताकत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, न्यायिक समीक्षा वही ताकत है जिससे सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकता है। चूंकि अमेरिका ने हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा है, इसलिए अधिकारों के लिए वहां से प्रेरणा लेना स्वाभाविक था। और अगर हम आयरलैंड की बात करें? आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DSPs लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, ये वो सिद्धांत है जो सरकार को ये निर्देश देते हैं कि कानून बनाते समय उन्हें एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना को ध्यान में रखना है। आयरलैंड खुद एक शोषित देश रहा था, इसलिए वहां के संविधान में समाज कल्याण पर बहुत जोर था, जो भारत की जरूरतों से बिल्कुल मेल खाता था। इसके अलावा जो हमने पहले मजबूत केंद्र की बात की थी कि राज्य और केंद्र दोनों हैं, लेकिन केंद्र ज्यादा ताकतवर है, ये ढांचा हमने अमेरिका से नहीं बल्कि कनाडा के संविधान से लिया है। बिल्कुल, कनाडा से ही अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स केंद्र के पास होने का प्रावधान भी लिया गया है। अब यहाँ भी ये सवाल उठता है कि अमेरिका वाला फेडरेशन क्यों नहीं लिया? इसके पीछे सीधा सा कारण था, देश का विभाजन। 1947 में धर्म के आधार पर जो खूनी विभाजन हुआ, उसने निर्माताओं को डरा दिया था। उन्हें लगा कि अगर राज्यों को ज्यादा ताकत दी गई तो देश के और टुकड़े हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क होता। हाँ, इसलिए उन्होंने कनाडा का मॉडल चुना, जहां एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र को संभालने के लिए केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं ताकि देश एकजुट रह सके। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट ली है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलजुल कर कानून बना सकते हैं। इन सभी स्रोतों के पीछे का इतिहास और कारण समझने के बाद अब इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जो हमने इतनी सारी जानकारी इकट्ठा की है, उसे परखने का समय आ गया है। बिल्कुल। यूपीएससी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए नो योर एनिमी अप्रोच सबसे कारगर होती है। आइए देखते हैं कि आयोग इन कॉन्सेप्ट्स पर कैसे सवाल बनाता है। चलिए पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी PYQs का विश्लेषण करते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं जो यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। ये बहुत ही कोर कंसेप्चुअल सवाल है। क्या था प्रश्न? प्रश्न था, किसी देश के संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसके विकल्प थे A, यह आवश्यक कानून बनाने के उद्देश्य निर्धारित करता है। B, यह राजनीतिक कार्यालयों और सरकार के निर्माण को सक्षम बनाता है। C, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। या फिर D, यह सामाजिक न्याय, समानता और सुरक्षा प्रदान करता है। अब परीक्षा हॉल के दबाव में सोचिए, किसी भी विद्यार्थी को पहली नजर में लगेगा कि विकल्प B या D सही होंगे, क्योंकि सरकार बनाना भी संविधान का काम है और प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात भी की गई है। बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। यहाँ आयोग ने सामाजिक न्याय का चारा डाला है ताकि विद्यार्थी उसमें उलझ जाएं। लेकिन अगर हम आज की चर्चा के इंजन और ब्रेक वाले हिस्से को याद करें तो जवाब साफ हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। यूपीएससी यहाँ आपकी गहराई चेक कर रहा है। एक तानाशाही या कम्युनिस्ट देश में भी राजनीतिक कार्यालय होते हैं, सरकार बनती है और वे भी सामाजिक न्याय का दावा कर सकते हैं। तो फिर फर्क क्या है? एक संविधान का सबसे मौलिक और सबसे बुनियादी राजनीतिक उद्देश्य है सत्ता पर लगाम लगाना। इसलिए इसका सही उत्तर है विकल्प C। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। बेहतरीन, लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जो यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। प्रश्न है, संवैधानिक सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या अर्थ है? इसके विकल्प भी काफी मिलते जुलते थे, लेकिन इसका सही उत्तर सीधे हमारी अभी की चर्चा से जुड़ता है। हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है वह सरकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। प्रभावी प्रतिबंध यानी इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस। एग्जैक्टली। लक्ष्मीकांत की किताब स्पष्ट करती है कि संवैधानिक सरकार का मतलब ही है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये मनमाने शासन का बिल्कुल उल्टा है। ये राज्य की ताकत को एक दायरे में बांधती है
ताकि आम नागरिक आजादी से सांस ले सके। मतलब दोनों वर्षों 2020 और 2023 में यूपीएससी ने अलग-अलग शब्दों में एक ही कॉन्सेप्ट पूछा है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वही है। ये वाकई दिलचस्प है कि आयोग बार-बार एक ही कोर फिलॉसफी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। संविधान मतलब सरकार की शक्ति पर नियंत्रण। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, जो यूपीएससी 2013 से है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ प्रदान किया गया है? इसके विकल्प थे ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। इसका सही उत्तर है बी प्रस्तावना और डीपीएसपी। यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी गलती होती है। कैसी गलती? जब लोग न्याय शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मौलिक अधिकार ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए, राजनीतिक न्याय जैसे वोट देने का अधिकार, वो तो तुरंत लागू किया जा सकता है। लेकिन 1950 में जब देश आजाद हुआ था, तब क्या सरकार के पास इतना पैसा था कि वो हर नागरिक को आर्थिक न्याय जैसे काम का अधिकार या समान वेतन एक गारंटी या अधिकार के रूप में दे सके? बिल्कुल नहीं। अगर आर्थिक न्याय मौलिक अधिकार होता तो हर गरीब आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार पर केस कर देता कि मुझे आर्थिक न्याय नहीं मिला। हाँ, और सरकार बैंकरप्ट हो जाती। सही बात है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इसे मौलिक अधिकारों में नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने इसे प्रस्तावना के संकल्प और डीपीएसपी के निर्देशों का हिस्सा बनाया, ताकि भविष्य की सरकारें जैसे जैसे अमीर हों वैसे वैसे इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें। ये वाय समझना बहुत जरूरी था। अब आखिरी प्रश्न लेते हैं, जो यूपीएससी 2003 में आया था, और ये एक मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाला प्रश्न था। इसमें संविधान के स्रोतों का मिलान करना था। ये हमारी परफेक्ट भारतीय थाली वाले सेक्शन का टेस्ट है। इसमें सही मिलान इस प्रकार था। डीएसपीपी को मिलाना था आयरलैंड से, मौलिक अधिकारों को अमेरिका से, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से और मजबूत केंद्र वाले संघ को कनाडा से। इससे परीक्षा के लिए याद रखने की कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे अधिकार हमेशा अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आते हैं, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। अच्छी ट्रिक है। समवर्ती यानी साथ मिलकर चलना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हमेशा साथ मिलकर खेलती है, और कनाडा का केंद्र, सी से कनाडा, सी से सेंटर। एस्पिरेंट्स अपनी समझ के अनुसार ऐसी ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे रटने का बोझ कम हो जाए। ये बहुत ही शानदार तरीका है। पीवाईक्यू सॉल्व करने से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पूरी किताब रटने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि यूपीएससी की नज़र किन कॉन्सेप्ट्स पर सबसे ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। आइए फटाफट आज के सभी मुख्य बिंदुओं का एक क्विक रिवीजन कर लें। हाँ, तो आज हमने गहराई से समझा कि संविधान महज एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये देश का बुनियादी कानून है। इसका सबसे मुख्य काम है ब्रेक लगाना, यानी सरकार की शक्तियों को सीमित करना, ताकि रूल ऑफ लॉ बना रहे। बिल्कुल, और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें दोहरी शासन प्रणाली है, लेकिन ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से केंद्र को मजबूत रखा गया है। इसके साथ ही हमने देखा कि इस रूल बुक के स्रोत दुनिया भर से लिए गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से मजबूत केंद्र का ढांचा। लेकिन इसका सबसे बड़ा आधार, इसका मेन कोर्स 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। और पीवाईक्यू के विश्लेषण से ये साबित हो गया कि यूपीएससी का फोकस हमेशा सरकार की शक्तियों की सीमा और नागरिकों की स्वतंत्रता जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स पर ही रहता है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक खुला विचार छोड़ना चाहूंगी। देखिए, संविधान कोई जड़ या मृत दस्तावेज नहीं है, डेड डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, ये एक जीवित प्राणी यानी लिविंग एंटिटी की तरह है जो समाज के बदलावों के साथ खुद को ढालता है। आज के इस डिजिटल युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक और डेटा प्राइवेसी जैसी चीजें हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां बनकर उभर रही हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं ये तो जरा सोचिए, भविष्य में हमारा संविधान और विशेषकर हमारे मौलिक अधिकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपना स्वरूप कैसे बदलेंगे? क्या संविधान की इस रूल बुक में डिजिटल युग के लिए कोई नया अध्याय जुड़ना चाहिए? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा।
ये वाकई में दिमाग के तार झकझोरने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा समाप्त होती है। ये डीप डाइव एक निरंतर सफर है और अगला कदम बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो विल कवर टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आज की इस चर्चा से कॉन्सेप्ट सुलझाने में मदद मिली है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। हाँ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, नियम पुस्तिका की आत्मा को समझा बिना कोई भी खेल जीता नहीं जा सकता। पढ़ते रहिए, गहराई में उतरते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।